नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, 111 बहुविकल्पी प्रश्न है इस वीडियो में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो 8 से 10 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। सभी टॉपिक से प्रश्न है, 111 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 111 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की ये वीडियो। आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। 111 क्वेश्चन का ये है और जो भी आपका स्कोर होता है 111 में वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ठीक है, पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी है स्थिर, सी है गत्यात्मक और डी है गौड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सेकंड का राइट आंसर नोट कीजिए। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। बी ऑप्शन सेकंड का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, याद रखिएगा। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? जेडपीडी का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन ए है वाइगोस्की द्वारा, बी है स्किनर द्वारा, सी है बंडूरा द्वारा और डी है पियाजे द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, वाइगोस्की के द्वारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न से पहले हम लोग देखेंगे एक स्लाइड। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ इन सभी प्रश्न से पहले 111 क्वेश्चन है, लेकिन ये स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड से आपके 4 प्रश्न आराम से तैयार होते हैं, 4 से 5 प्रश्न। ठीक है, देखिए, पावलाव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा कोहलर के चिंपैंजी पर। पावलाव ने प्रयोग किया कुत्ते पर, ठीक है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है, साथ ही साथ याद रखिएगा कबूतर पर भी किया है। किस पर किया है? कबूतर पर। ठीक है, चूहे को ज्यादा मान्यता मिली है, ज्यादा मान्यता मिली है। अगर ऑप्शन में कबूतर आए चूहे के प्लेस पर तो आप लोग कबूतर भी टिक करेंगे, राइट आंसर, लेकिन ज्यादातर चूहा ही पूछा जाता है। और फिफ्थ अगला लाइन है, कोहलर ने किस पर किया? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी पर। अगर ऑप्शन में चिंपैंजी ना दे करके वनमानुष दे, याद रखिएगा वनमानुष दे, तो आप लोग वनमानुष भी राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। चिंपैंजी का अगर नाम पूछा जाए तो सुल्तान, याद रखिएगा सुल्तान। देखिए 5 प्रश्न यहां से तैयार हो गए, 5 प्रश्न। ठीक है, इस स्लाइड से तो याद रखिएगा, पावलाव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा कोहलर के चिंपैंजी पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फिफ्थ थर्ड फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है प्रयोग करना, सी है साभिप्राय व्यवहार और डी है वस्तु स्थायित्व। तो देखिए, आपको इस प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार प्रश्न पढ़ना है, 2 से 3 बार आपको यह प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन वस्तु स्थायित्व। क्या होगा? वस्तु स्थायित्व होगा, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, वस्तु स्थायित्व में दक्षता प्राप्त करने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिफ्थ नंबर, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉम्पसन का यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है, देखिएगा, ऑप्शन ए है वातावरण से, बी है वंशानुक्रम से, सी है जलवायु से, डी है वंशानुक्रम एवं वातावरण से। तो देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पर इसका राइट आंसर जो होगा वो डी है, वंशानुक्रम एवं वातावरण से। वंशानुक्रम एवं वातावरण से, डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि कथन किसका, देखिए यहां से एक प्रश्न आपका यह भी तैयार होता है कि हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर जाएगा, अगर कथन से प्रश्न पूछ लिया जाए तो राइट आंसर आपका जाएगा थॉम्पसन। थॉम्पसन का कथन है। ठीक है, और अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो वंशानुक्रम एवं वातावरण से, वंशानुक्रम एवं वातावरण से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है अनुशासन, बी है पाठ्यक्रम, सी है पाठ्यक्रमेतर, डी है ये सभी। तो देखिए,
सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर सबसे ज्यादा वो पाठ्यक्रम का पड़ता है। किसका पड़ता है? पाठ्यक्रम का। ठीक है, तो याद रखिएगा स्कूल के वातावरण में सबसे ज्यादा पाठ्यक्रम का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेवेंथ नंबर है, देखिए बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 8। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? 14। ठीक है, बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? तो 14 प्रकार के, 14 प्रकार के। ठीक है, देखिए 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, 14 प्रकार के। ठीक, तो सेवेंथ का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। 8th नंबर, निम्न में से समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है कोहलर, सी है कोफका और डी है पियाजे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समतात्विक। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, थॉर्नडाइक है। कौन है? समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक। 8वीं का राइट आंसर, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक। याद रखिएगा थॉर्नडाइक कहाँ के, थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से है? तो थॉर्नडाइक जो है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ठीक, और इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। साथ ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ठीक, इतना फैक्ट याद रखिएगा। अभी आगे और भी मैं फैक्ट बताऊंगा थॉर्नडाइक से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 9th नंबर, निम्न में से द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है टर्मन, बी है स्पीयरमैन, सी है थॉर्नडाइक और डी है कोहलर। देखिए 9th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 9th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्पीयरमैन, बी ऑप्शन। स्पीयरमैन, बी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कि द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 10th नंबर, वर्दाइमर, कोहलर तथा कोफका किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अभी जैसे मैंने बताया थॉर्नडाइक अमेरिका से हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इसी तरीके से प्रश्न आ जाता है कि बताइए निम्न मनोवैज्ञानिक या नीचे दिए गए मनोवैज्ञानिक का संबंध किस देश से है? ठीक है, वहां हो सकता है मैचिंग का भी प्रश्न आ जाए। तो आपको हर तरीके से तैयार रखना है, हर तरीके से तैयार रखना है। वर्दाइमर, कोहलर, कोफका ये कहां से संबंधित है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है कनाडा और डी है जर्मनी। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो हैं इनका संबंध जर्मनी से है। कहां से है? जर्मनी से है। वर्दाइमर, कोहलर तथा कोफका इनका संबंध जर्मनी से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, 100 एमसीक्यूज की 2 वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सीडीपी के प्लेलिस्ट में। उसे भी जरूर सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये 111 क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद आपकी सीडीपी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी, कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला जो आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11th नंबर, देखिए निम्न में से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मैकडूगल, बी है कर्ट लेविन, सी है सिगमंड फ्रायड और डी है वर्दाइमर। तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो होगा सी ऑप्शन, राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है, सिगमंड फ्रायड ये मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक है, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सीडीपी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी, सीडीपी का आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग पूरी देखिए। 111 क्वेश्चन है, 111 है, अभी हम लोग 11 नंबर पर हैं, अभी 100 क्वेश्चन और हैं। ठीक, जो भी आपका स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप 100 क्वेश्चन की जो दोनों वीडियो हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में उन्हें देखते हैं तो सीडीपी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, तैयारी आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी। तो उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं 11th नंबर के बाद 12 नंबर है। 12 नंबर से पहले हम लोग 30 नंबर से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक है इन्हें भी जरूर देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक हैं इन्हें भी जरूर देखेंगे। तो देखते हैं इसमें एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक, एक तरफ पुस्तक और एक तरफ लेखक। तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखिएगा इमाइल के जो हैं लेखक, इमाइल के लेखक कौन है? रूसो है। कौन है? रूसो है। ठीक, चाइल्ड साइकोलॉजी का कौन है? ईवी हरलॉक है। कौन है? ईवी हरलॉक। थर्ड पुस्तक है, यहाँ पर थर्ड बुक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये आ चुका है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग आ चुका है, ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है। आर एम गेने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग ये भी पूछा जा चुका है, ह्यूमन लर्निंग ये भी पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्यूमन लर्निंग ई एल थॉर्नडाइक, ह्यूमन लर्निंग ई एल थॉर्नडाइक।
फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये डब्ल्यू जेम्स इसके राइटर हैं, ठीक है। तो इन पांचों पुस्तकों को आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक ये बुक्स है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, और साथ ही इनके लेखक भी जो है पूछे जाते हैं, लेखक भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, निम्न में से प्रेरकों का कौन सा प्रकार नहीं है, प्रेरकों का प्रकार कौन सा नहीं है, प्रेरकों का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है प्राथमिक प्रेरक, बी है अर्जित प्रेरक, सी है जन्मजात प्रेरक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा ये सभी हैं, तो राइट आंसर डी जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेरकों का प्रकार ना हो, सभी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, देखिएगा कंफ्यूजन मत रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से प्रेरकों का प्रकार कौन सा नहीं है। तो अगर इनमें से कोई ऐसा होता जो नहीं है तो हम लोग उसको टिक करते, लेकिन इनमें से सभी के सभी हैं, तो हम लिखेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा मतलब कोई भी नहीं है जो कि प्रेरकों का प्रकार ना हो, प्राथमिक भी है, अर्जित भी है और जन्मजात भी है। तो 12 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्या होगा, डी ऑप्शन 12 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर, देखिएगा निम्न में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है, सिगमंड फ्राइड की अवधारणा। ऑप्शन ए है एड, बी है ईगो, सी है सुपर ईगो और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा एड, ईगो और सुपर ईगो, एड, ईगो, सुपर ईगो, ये सिगमंड फ्राइड की ही अवधारणा है, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, वाइगोस्की का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है ये बताना आपको। ऑप्शन ए है घूर्णन पर, बी है वृद्धि अवस्था पर, सी है निकट विकास क्षेत्र पर और डी है बालकों के मानसिक विकास पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निकट विकास क्षेत्र पर। तो 14वें यानी वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, निकट विकास क्षेत्र पर, निकट विकास क्षेत्र पर। तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, 14 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहलर ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है, कोहलर ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 3, ठीक है। कोहलर ने अपने नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा है, कितने स्तरों में, 3 स्तरों में बांटा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज्यादा लड़ाई जीत लेना है, ठीक है। तो देखिए यह कथन किसका है, काफी इंपॉर्टेंट है ये कथन। ऑप्शन ए है रायबर्न, बी है कोहलर, सी है हेबर और डी है गिलफोर्ड। तो 16वें का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन गिलफोर्ड। याद रखिएगा गिलफोर्ड का कथन है कि किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज्यादा लड़ाई जीत लेना है। कथन से भी क्वेश्चन आते हैं और कथन वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार रखने हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये कथन, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, निम्न में से क्या किसी बालक के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है, ठीक। ऑप्शन ए है आकलन, बी है रोना, सी है हाव भाव और डी है बलबलाना। तो देखिए आकलन जो आकलन है ये किसी भी बालक के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा आकलन। 17वें का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। याद रखिएगा आकलन किसी बालक के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, 18वां है निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है रुचि का सिद्धांत, बी है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, सी है क्रिया का सिद्धांत और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा 18वें का जो राइट आंसर है 18 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा क्या भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, यानी रुचि का सिद्धांत भी है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत भी है, क्रिया का सिद्धांत भी है, तो उपरोक्त सभी जाएगा। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी जितने भी हैं, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत और क्रिया का सिद्धांत, ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट में टिक रखिए, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है जेबी वॉटसन, बी है अल्फ्रेड बिनेट, सी है स्किनर, डी है कोलर। कुछ लोगों का राइट आंसर टिक भी हो गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, ठीक है, जेबी वॉटसन है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्यवहारवाद की स्थापना जेबी वॉटसन ने की है, ठीक है। याद रखिएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, 111 क्वेश्चन आप पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपकी सीडीपी लगभग पूरी रिवाइज हो जाएगी। और 100 क्वेश्चन के जो 2 वीडियोस हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें आप लोग सॉल्व करते हैं, तो याद रखिए आपके इतने क्वेश्चन में 100, 200 और ये 111 टोटल 311 क्वेश्चन, 311 क्वेश्चन में आपकी सीडीपी पूरी तरह से कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी, पूरी तरह से इसका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज ये तीनों वीडियो जरूर देखिए, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। सी टेट में
जो प्रश्न आने हैं और जिस तरीके से प्रश्न आते हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, सुपर टेट की कर रहे हो, सी टेट की कर रहे हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं सभी तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। पूरे 111 क्वेश्चन है, 111 क्वेश्चन है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। जो भी आपका स्कोर हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के निश्चित तौर पर 100 के ऊपर ही आएंगे, 100 के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा जेबी वॉटसन। 20 नंबर, तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए है 7 वर्ष में, बी है 11 वर्ष में, और सी है 5 वर्ष में, डी है 9 वर्ष में। तो देखिए तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति, याद कीजिए पियाजे वाला, ठीक। तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 का बी ऑप्शन, 11 वर्ष में। कब होता है इसका विकास? तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का 11 वर्ष में होगा। 20 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है, स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग होती है, ठीक है। स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु, याद रखिएगा 5 वर्ष की आयु की बात की जा रही, 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2072 यानी 2072, बी है 580, सी है 850 और डी है 1580। तो देखिएगा 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा 2072। याद रखिएगा स्मिथ के अनुसार है। किसके अनुसार है? आपको यह भी ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है, स्मिथ के अनुसार, स्मिथ के अनुसार, ठीक। 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 2072, 2072 इतनी ही होती है शब्द भंडार। अगला प्रश्न देखते हैं 21 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक की बात कर रहे हैं, दूसरे वर्ष के अंत तक की बात कर रहे हैं कि शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है। ऑप्शन ए है 50, बी है 80, सी है 60 और डी है 100। तो देखिएगा दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वो कितना होता है? 100 हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 हो जाता है, ठीक। तो 22 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन 100 शब्द। 23 देखेंगे, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता, बात कर रहे हैं शिक्षण कुशलता की। सी टेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ऑप्शन ए है श्याम पट्ट पर लिखना, बी है प्रश्नों को हल करना, सी है प्रश्न पूछना और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23 का डी जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना भी और प्रश्न पूछना भी, ये शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तीनों के तीनों। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? डी ऑप्शन। क्या जाएगा? 23 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका है। अगर जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करना है तो आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उचित होगा? इनमें से बताना है। ऑप्शन ए है चार्ट की सहायता से प्रक्रिया को प्रदर्शित करना, बी है विद्यार्थियों से शुद्धिकरण प्लांट का मॉडल बनवाना, तो मॉडल बनवाएंगे या फिर चार्ट की सहायता से प्रदर्शित करेंगे, प्रक्रिया को प्रदर्शित करना, और सी है विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना, देखिए जहां जल शुद्धि की जाती है, जहां पर जल शुद्धि की जाती है। और डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना। तो बताइए इनमें से सबसे सुटेबल, सबसे पॉजिटिव आंसर कौन सा जाएगा? जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शन में सबसे पॉजिटिव आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। याद रखिएगा प्लांट पर ले जाना मतलब विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाइए जहां पर जल शुद्धि की जाती है। तो देख करके इस तरीके से विद्यार्थी अगर वहां पर प्लांट पर आप ले जाते हैं तो ज्यादा उचित तरीके से आप ज्यादा इस प्रकरण को स्पष्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। 24 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, ठीक, नहीं पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन ए है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, बी है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, और सी है लिखने की धीमी गति, और डी है, यहां पर नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। तो इस क्वेश्चन का 25 का राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया की कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, ठीक है। और बाकी विशेषताएं आप इनमें से देख लीजिए, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, लिखने की धीमी गति,
छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास होता है। ऑप्शन ए है सामाजिक पक्ष, बी है मानसिक पक्ष, सी है संवेगात्मक पक्ष और डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास होता है। किसका किसका? सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष, सभी का होता है, यानी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी या उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 26 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 27, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है? नहीं है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है आत्म अभिप्रेरणा, बी है उद्यमी सामर्थ्यता, सी है संबंधों को संचालित करना और डी है परानुभूति। तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा? उद्यमी सामर्थ्यता होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन, उद्यमी सामर्थ्यता। याद रखिएगा, उद्यमी सामर्थ्यता संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 27 का, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 28, बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखना है, स्टार लगा लीजिए। बुद्धि का विभाजन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया, किन वैज्ञानिकों ने किया? ऑप्शन ए है टर्मन व मैरिल, बी है बिने एवं टर्मन, सी है माल्टन व बेसर और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा टर्मन व मैरिल। टर्मन व मैरिल जो है इन्होंने बुद्धि का विभाजन किया था। ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है शक्ति अभिप्रेरणा का मापन, शक्ति अभिप्रेरणा का मापन प्राथमिकता किया गया, शक्ति अभिप्रेरणा का मापन प्राथमिकता किया गया। तो यहां देखिएगा ऑप्शन ए है TAT द्वारा, बी है EPPS द्वारा, सी है 16PF द्वारा और डी है EPQ द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 29 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, TAT द्वारा, TAT द्वारा जो है सत्य अभिप्रेरणा का मापन प्राथमिकता किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, 30 नंबर है, 30 नंबर नोट कीजिएगा। 30 नंबर है दृष्टिहीन बालकों को शिक्षा दी जाती है कैसे? ऑप्शन ए है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, बी है गाने बजाने द्वारा, सी है टंकण द्वारा और डी है ब्रेल पद्धति द्वारा। तो देखिए ब्रेल पद्धति द्वारा दृष्टिहीन बालकों को शिक्षा दी जाती है, ब्रेल पद्धति द्वारा दृष्टिहीन बालकों को शिक्षा दी जाती है। 30 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 है पिछड़े बालक धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों का IQ क्या होता है? ठीक है, पिछड़े बालक या धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों का IQ क्या होता है आपको यह बताना है। ठीक है, तो IQ बताना। ऑप्शन ए है 100 से अधिक, बी है 80 से 90 के बीच में, सी है 70 से कम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पिछड़े बालक की बात कर रहे हैं, पिछड़े बालक की। ठीक है, तो इनका जो IQ होता है वो 80 से 90 के बीच में होता है। कितना होता है? 80 से 90 के बीच में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में। ठीक है, 31 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है उसकी। ऑप्शन ए है सृजनशीलता, बी है प्रतिभाशाली, सी है औसत बुद्धि का और डी है मंद बुद्धि का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सृजनशीलता। ठीक है, अगर कोई बालक है वो असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है तो यह किसकी ओर संकेत करता है? ये सृजनशीलता। ठीक है, यह संकेत है उसकी सृजनशीलता का, सृजनशीलता। 32 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, बी है किशोरावस्था में, सी है शैशवावस्था में और डी है जन्मजात होते हैं। तो देखिए जो प्रतिभाशाली गुण होते हैं ना, ये होते हैं जन्मजात। ठीक है, ये जन्मजात होते हैं प्रतिभाशाली गुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जन्मजात होते हैं प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। ये क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाते हैं। मतलब ऐसे बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के, ठीक है, अगर कोई 10 वर्ष का बालक है और 10 वर्ष के बालक से उसकी शैक्षिक उपलब्धि जो है निम्न है तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है पिछड़े बालक, बी है मंद बुद्धि बालक, सी है मंदित मना बालक और डी है बाल अपराधी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब अपनी उम्र के बच्चे से वो शैक्षिक उपलब्धि में पीछे है, निम्न है। ठीक है, तो ये होंगे पिछड़े बालक। 34 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। 34 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, पिछड़े बालक होते, कैसे बालक होते? पिछड़े बालक होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट अगला है 35 नंबर, बाल अपराधियों की आयु होती है, बाल अपराधियों की आयु क्या होती है?
तो देखिएगा ऑप्शन ए है 5 वर्ष से 10 वर्ष, बी है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक, डी है सी है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक और डी है 8 वर्ष से 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 5 से 10 वर्ष तक, बी है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक, सी है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक और डी 18 वर्ष से कम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन 18 वर्ष से कम। याद रखिएगा बाल अपराधियों की आयु होती है 18 वर्ष से कम, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग, अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है गिलफोर्ड ने? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। ठीक है, याद रखिएगा किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता के, सृजनात्मकता के। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता, बात कर रहे हैं सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए है ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑब्लिक विचारावेश, बी है व्याख्यान विधि, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश विधि की सहायता लेनी चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 37 का, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी टेट में इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, सी टेट में आपको ऐसे ही प्रश्न तैयार रखने हैं। ठीक है, 37 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। एनसीएफ 2005 बल देता है, एनसीएफ 2005 बल देता है। ऑप्शन ए है करके सीखने पर, बी है रटने पर, सी है समस्या हल करने पर और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए 38 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। 38 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं गणित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ठीक है, गणित की लंबी आकृति संकेत करती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है किसकी ओर? ऑप्शन ए है गणित के खेलों का सृजन, बी है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, सी है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना और डी है हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना। तो 39 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, गणित की लंबी आकृति का संकेत है। ठीक है, ये संकेत करती है एक संकल्पना से, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 39 का। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन की विशेषता जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन बहुमुखी होता है, बी है मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, सी है मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और डी है मूल्यांकन एकांगी है। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर नोट कीजिए, 40 का राइट आंसर है मूल्यांकन एकांगी है। ठीक है, 40 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर है कि निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं? मूल्यांकन एकांगी है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है और मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन मूल्यांकन एकांगी है, ये विशेषता नहीं है। तो आपको यही बताना था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है, मूल्यांकन एकांगी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 41। पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? ऑप्शन ए है लिखित परीक्षा, बी है प्रायोगिक परीक्षा, सी है मौखिक परीक्षा और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए 41 का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन मौखिक परीक्षा। तो याद रखिएगा मौखिक परीक्षा जो है पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए ये कौन सी परीक्षा ली जाती है? तो मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 41 का। अगला प्रश्न 42 है एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए अर्थात प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे हैं। शैक्षिक घंटे की बात कर रहे हैं, शैक्षिक घंटे की। ठीक है, यहाँ पर कार्य दिवस की बात नहीं हो रही। ये प्रश्न मैंने करवाया था कार्य दिवस का। अगर आपने वीडियो सभी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है आपने देखी हैं तो वहाँ पर मैंने कार्य दिवस का भी प्रश्न करवाया है। ठीक है, यहाँ पर है शैक्षिक घंटे कि न्यूनतम कितने शैक्षिक घंटे होने चाहिए एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए है 700, बी है 800, सी है 550 और डी है 720। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 42 का राइट आंसर 800 होगा। याद रखिएगा कि जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर यानी पहली से 5वीं कक्षा के लिए, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे कितने होने चाहिए? 800 होना चाहिए। ठीक, वर्ष में 800 घंटे शैक्षिक घंटे, 800 शैक्षिक घंटे होने चाहिए। ठीक, एक शैक्षणिक वर्ष में।
अगला प्रश्न देखते हैं 42 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 43। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु तो निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है बताइए। ऑप्शन ए है 15, बी है 22, सी है 25 और डी है 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 43 का सी ऑप्शन होगा 25%। याद रखिएगा 25% जो है ये आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों के लिए प्रतिशत ये आरक्षण है। ठीक है, इतने प्रतिशत 25% आरक्षण का प्रावधान है आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में 25% आरक्षण का प्रावधान है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 43 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 44। बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक के लेखक, देखिए आगे है ना फिर से पुस्तक वाले प्रश्न जो मैंने करवाए हैं पीछे अभी आपको स्लाइड में। ठीक है, लगभग 11 नंबर क्वेश्चन के बाद उस स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और उन 5-6 पुस्तकों के जो नाम है ना वो अच्छे से तैयार रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जेबी वॉटसन, बी है ई बी हरलॉक, सी है पियाजे और डी है एस कॉलबर्ग। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 44 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जेबी वॉटसन। याद रखिएगा बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जेबी वॉटसन है, जेबी वॉटसन। 44 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। राइट आंसर होगा 5। ठीक, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में 5 प्रेरक हैं। कितने प्रेरक हैं, 5 प्रेरक हैं। 45 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, नोट कीजिए। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, बी है स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, सी है जन्मदिन पर पोशाक मिलना, डी है सभी विकल्प सही हैं। तो 46 का राइट आंसर बी होगा स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। यह है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। 46 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 47। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है पूर्णतः सत्यभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है। ऑप्शन ए है औचित्य स्थापना, बी है प्रत्यावर्तन, सी है शोधन और डी है आत्मीकरण। तो देखिएगा 47 का राइट आंसर होगा औचित्य स्थापना। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है औचित्य स्थापना। ठीक है, 47 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष ढंग है। तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष ढंग है। ऑप्शन ए है विश्लेषण और निर्णय, बी है रुकावट को दूर करना, सी है दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और डी है उदात्तीकरण। तो देखिए 48 का जो राइट आंसर होगा वो है उदात्तीकरण। याद रखिएगा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग पूछ रहे हैं। याद रखिएगा अप्रत्यक्ष ढंग पूछ रहे हैं तो उदात्तीकरण होगा। अप्रत्यक्ष ढंग पूछ रहे हैं उदात्तीकरण होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 48 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 49 नंबर है। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। आपको बताना है कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। ऑप्शन ए है साहचर्य, बी है क्षतिपूर्ति, सी है तादात्म्य और डी है औचित्य स्थापन। तो देखिएगा यहाँ पर जो रक्षात्मक युक्ति नहीं है 49 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा साहचर्य। रक्षात्मक युक्ति कौन सी नहीं है, साहचर्य। 49 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, साहचर्य। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन ए है प्रतिगमन, बी है शोधन, सी है बाधा निराकरण और डी है प्रक्षेपण। तो देखिए 50वें का राइट आंसर होगा, 50 नंबर का राइट आंसर होगा बाधा निराकरण। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है व्यक्ति समायोजन की प्रत्यक्ष विधि बाधा निराकरण। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 51। जालोटा ने परीक्षण दिया। ऑप्शन ए है रुचि परीक्षण, बी है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सी है व्यक्तित्व परीक्षण और डी है योग्यता परीक्षण। तो देखिए 51 का राइट आंसर होगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जो जालोटा थे इन्होंने परीक्षण दिया है, जालोटा ने परीक्षण दिया है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। सामूहिक बुद्धि परीक्षण 51 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक, 52 देखते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि देखिएगा सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी, ठीक है, स्मॉल जी और विशिष्ट बुद्धि स्मॉल एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। ऑप्शन ए है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और डी है वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो ये है 52 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत।
स्पीयरमैन का जो द्विखंड सिद्धांत है, याद रखिएगा, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत ये बुद्धि का, ये जो है सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। ठीक है, 52 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53, निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, और डी है अधिकांशतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो राइट आंसर जाएगा, सत्य पूछा जा रहा है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 53 का, कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 54, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण चिल्ड्रंस एपर्सेप्शन टेस्ट CAT जिसे हम लोग कैट बोलते हैं के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है हरमन रोसा, बी है लियोपोल्ड बेलक, सी है मॉर्गन ए मुर्रे, और डी है होल्ट्जमैन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण चिल्ड्रंस एपर्सेप्शन टेस्ट CAT के प्रवर्तक हैं लियोपोल्ड बेलक। कौन है? 54 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लियोपोल्ड बेलक जो हैं ये CAT के प्रवर्तक हैं, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। अच्छा, TAT के कौन है? TAT के कौन है बताइएगा? तो इसका राइट आंसर होगा TAT के प्रवर्तक मॉर्गन एवं मुर्रे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर से पहले यहाँ पर देखिए जो CAT है, ठीक है, CAT है, इसके आपको यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है ये भी देखना है कि यह परीक्षण भी TAT की भांति ही होता है। ठीक है, याद रखना जो CAT है, ठीक है, चिल्ड्रंस एपर्सेप्शन टेस्ट, ये TAT की भांति ही होता है। अंतर यह है कि बालकों के लिए होता है, ठीक है, चिल्ड्रंस यानी बच्चों के लिए। इसकी चित्र श्रृंखला में जानवरों व बच्चों की विभिन्न स्थितियों के 10 चित्र उपस्थित होते हैं। कितने? 10 चित्र। कितने? 10 चित्र। जो CAT है यानी कैट का भारतीय संस्करण डॉक्टर उमा चौधरी, याद रखिएगा नाम, डॉक्टर उमा चौधरी ने प्रस्तुत किया, उसमें भी कैट के समान 10 कार्ड हैं। ठीक है, कितने कार्ड हैं कैट में? 10। TAT में कितने हैं? TAT में है आपके, TAT में है 30। कितने हैं? 30। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखी होंगी, तो मैंने ये क्वेश्चन TAT का करवाया है। ठीक है, वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है TAT के बारे में, तो पिछली वीडियोज़ आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, वहाँ से निश्चित तौर पर आपका काफ़ी रिवीजन होगा, CDP का काफ़ी रिवीजन होगा। पूरी प्लेलिस्ट एक दिन में देख डालिए, पूरी CDP आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है 55 नंबर, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है मुखी अवस्था, बी है गुदा अवस्था, सी है गुप्त अवस्था, और डी है आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था। तो देखिए फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? राइट आंसर डी ऑप्शन रह जाएगा, डी ऑप्शन आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था, आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था, आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, सेलेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 56, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है अहम, बी है इदम, सी है परम अहम, और डी है इदम एवं अहम। तो बताइए 56 का राइट आंसर क्या होगा? इदम, बी ऑप्शन राइट आंसर है, इदम। ठीक, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह इदम होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखते हैं 57 कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या, ऑप्शन ए है 13, बी है 16, सी है 12, और डी है 14। तो राइट आंसर क्या होगा? 16, बी ऑप्शन राइट आंसर है। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। ठीक है, बहुत ही जल्द जो डिटेल वीडियो है, ठीक है, वो भी मैं थ्योरी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। CDP की जो थ्योरी क्लास है, ध्यान से सुनिएगा, जो थ्योरी क्लास है CDP की, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी डेसिमल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 57 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 16। ठीक, अगला प्रश्न है 58 नंबर, नोट कीजिए, निम्न में से कौन सा क्रैशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, क्रैशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा नहीं? ऑप्शन ए है पिकनिक, बी है एथलेटिक, सी है कॉलेरिक, और डी है एस्थोनिक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कॉलेरिक। ठीक, याद रखिएगा कॉलेरिक जो है ये क्रैशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है, कॉलेरिक। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है 58 का। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, नोट कीजिए 59 नंबर, किस तर्कना में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है?
ऑप्शन ए है आलोचनात्मक तर्कना, बी है सादृश्यवाची तर्कना, सी है निगमनात्मक तर्कना और डी है आगमनात्मक तर्कना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना जो है, ठीक है, इसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। आगमनात्मक तर्कना में, आगमनात्मक तर्कना 59 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, किसने कहा? देखिए फिर से कथन आ गया ना, कथन आ गया। कथन वाले प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार रखने हैं आपको, ठीक है। कथन की भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक के कथन हैं वो भी उसकी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा बहुत ही जल्द। ठीक, तो देखिए 60 में ऑप्शन ए है सिल्वरमैन, बी है व्हिटेकर, सी है बेरोन और डी है सैंड्रो। तो बताइए 60 का राइट आंसर क्या होगा? 60 का राइट आंसर होगा बेरोन। क्या होगा? बेरोन। ठीक, ये कथन किसका है? बेरोन का है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 61। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को डॉट 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 से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, बी है अंतःदृष्टि अधिगम सिद्धांत, सी है मौखिक अधिगम सिद्धांत और डी है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो देखिएगा अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 61 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 61 का। ठीक है, डी ऑप्शन अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है 62 नंबर। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के? इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुबंधन, बी है सामाजिक अधिगम, सी है प्रायोगिक अधिगम, डी है आकस्मिक अधिगम। तो देखिए इसका राइट आंसर 62 का बी होगा, सामाजिक अधिगम। इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। तो 62 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन ए है संक्रियात्मक अधिगम, बी है सूझ का सिद्धांत, सी है प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत और डी है अनुबंधन। तो 63 का राइट आंसर है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत जो है ये समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। ठीक है, तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम सूझ का सिद्धांत होगा, सूझ का सिद्धांत। 63 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 64। पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के यहाँ पर फिर से देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, तो इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुकूलित उत्तेजना, बी है बिना शर्त प्रोत्साहन, सी है विलोपन और डी है तत्परता। तो बताइएगा 64 का राइट आंसर होगा अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना क्या कहते हैं? इस संवृत्ति को अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। 64 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर देखिए, पुरातन अनुबंध यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पावलाव को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार पावलाव को कब प्रदान किया गया? किसके लिए? पुरातन अनुबंध यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, ये भी याद रखिएगा, किसके लिए दिया गया पावलाव को नोबेल पुरस्कार? तो याद रखिए पुरातन अनुबंध यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पावलाव को नोबेल पुरस्कार ऑप्शन ए है 1902, बी है 1903, बी है सी है 1904 और डी है 1905। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1904 में। कब दिया गया? 1904 में पावलाव को पुरातन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 65 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। 65 हो गया। 66 नंबर। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को कौन सा उदाहरण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, बी है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, सी है चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अधिगम को प्रदर्शित करता है, ये उदाहरण दिए गए हैं, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है यही बताना है आपको। तो देखिए हाथ जोड़कर अगर अध्यापक का अभिवादन करता है बच्चा, तो ये अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ठीक है, 66 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। 67 है सीखना
एक तरह के व्यवहार का, ऑप्शन ए है बचाव, बी है विस्तार, सी है संशोधन, डी है प्रसार। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नोट कीजिए, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, 67 का सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन संशोधन है। क्या है? संशोधन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, संशोधन। 67 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं? मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, बी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, सी है केवल पर्यावरण कारक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 68 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक जो है ये मानसिक वृद्धि एवं विकास के लिए जो है नियंत्रित करने वाले कारक हैं। ठीक है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। 68 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न 69 नंबर, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ऑप्शन ए है मानसिक विकास है, बी है ये कथन है। ठीक है, मानसिक विकास है, मानसिक विकास से बी है शारीरिक विकास, सी है ध्यान का विकास और डी है भाषा का विकास। तो देखिए 69 का जो राइट आंसर होगा मानसिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, याद रखिएगा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। 69 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, मानसिक विकास है। ठीक है, मानसिक विकास है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मानसिक विकास है। ठीक, तो 69 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है? किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, बी है शैशवावस्था में, सी है किशोरावस्था में और डी है प्रौढ़ावस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिएगा शैशवावस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है। शैशवावस्था में, शैशवावस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है। 70 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, देखिएगा 71 नंबर, 71 है नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? ऑप्शन ए है सहकारी खेल, बी है समानांतर खेल, सी है साहचर्य खेल, डी है इंद्रिय व गत्यात्मक खेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 71 का होगा डी ऑप्शन, इंद्रिय व गत्यात्मक खेल। क्या होगा? इंद्रिय व गत्यात्मक खेल। इंद्रिय व गत्यात्मक खेल जो है 71 का राइट आंसर होगा। 71 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, नवजात शिशु स्वयं को इंद्रिय व गत्यात्मक खेल में सम्मिलित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 72, गैसल के अनुसार कितने माह में बालक में गेंद फेंकने की क्षमता का विकास हो जाता है? कितने माह में? ऑप्शन ए है देखिएगा 6 माह में, बी है 5 माह में, सी है 8 माह में और डी है 2 माह में। 2 माह में। तो कितने माह में बालक में गेंद फेंकने की क्षमता का विकास हो जाता है, वो भी किसके अनुसार? ये भी याद रखिएगा, गैसल के अनुसार। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72 का होगा ए ऑप्शन, 6 माह। 6 माह में बालक में गेंद फेंकने की क्षमता का विकास हो जाता है, ये गैसल के अनुसार है। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 73। ठीक, 73 है ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास का, बी है शारीरिक विकास का, सी है संवेगात्मक विकास का और डी है मानसिक विकास का। तो याद रखिएगा ये राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। याद रखिए ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का, संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग क्या है? संवेगात्मक विकास का। 73 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, 74 है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन ए है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बी है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, सी है तैयार नहीं करना चाहिए और डी है कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो देखिए एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक, 74 का राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला देखते हैं 75 नंबर, राधिका हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। राधिका किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो ऑप्शन ए है राधिका, ऑप्शन ए है अनम्य विचारक, ठीक है, बी है आत्म केंद्रित विचारक, सी है सृजनात्मक विचारक और डी है अभिसारिक विचारक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 75 का राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सृजनात्मक विचारक, सृजनात्मक विचारक। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, आप लोगों को इस तरह के प्रश्न तैयार रखने हैं सी टेट के लिए। 76 है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है?
ऑप्शन है मॉडलिंग, बी है पाढ़ या ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग, सी है प्रबलन और डी है अनुबंधन। तो देखिएगा 76 है इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा पाढ़ या ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग। किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग का, ठीक, पाढ़ या ढांचा स्कैफोल्डिंग, ठीक। तो 76 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 76 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण ऑप्शन ए है पर्यावरणीय कारक, बी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, सी है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति यानी क्रोड, और डी है जन्मजात विशेषताएं। तो देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण जो होता है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण होता है वो है यहाँ पर 77 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया ये वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है, ठीक। तो 77 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर है, निम्न अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तीव्र गति से घटित होता है। ऑप्शन ए है, देखिएगा ऑप्शन ए है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बी है किशोरावस्था एवं वयस्कता, सी है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो 78 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। याद रखिएगा किस अवधि में? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, तीव्र गति से घटित होता है। किसमें? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। सी ऑप्शन 78 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, कम करना है, ठीक है, कम करना है। तो देखिएगा कम करने के लिए कौन सी जो है निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन ए है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, बी है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, सी है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, और डी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो देखिए अगर जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है तो सबसे जो प्रभावशाली पद्धति होगी, सबसे प्रभावशाली पद्धति होगी वो होगी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। क्या? परिचर्चा करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ठीक। तो ये जो है 79 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर है, नोट कीजिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मध्य बाल्यावस्था, बी है जन्म पूर्व अवधि, सी है किशोरावस्था, और डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस क्वेश्चन का 80 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था ये जो है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है 80 का। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर, संरचनावादी ढांचे अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी ढांचे अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन ए है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, बी है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, सी है प्रबलन पर केंद्रित है, और डी है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो देखिए 81 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो याद रखिए 81 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, संरचनावादी ढांचे अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 82 नंबर देखेंगे। 82 नंबर है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो देखिएगा ऑप्शन ए है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करने तथा वर्गीकरण करना, बी है केवल पाठ्यक्रम पर निर्भर होना, सी है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, और डी है यंत्रवत याद करना। तो देखिएगा 82 का जो राइट आंसर होगा 82 का वो है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता, ठीक है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। 82 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की ये विशेषता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 83 देखते हैं। 83 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, बी है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, सी है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और डी है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो देखिए 83 का जो राइट आंसर है
वो है 83 का राइट आंसर सी ऑप्शन है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर ये समस्या समाधान क्षमताओं को जो है ये सुसाध्य किया जा सकता है इससे। तो याद रखिएगा, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, 83 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 84 नंबर, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, बी है अति सक्रियता, सी है असतर्कता, सी है असतर्कता, डी है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? 84 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अपसारी चिंतन। क्या होगा? अपसारी चिंतन होगा। याद रखिएगा, सृजनात्मकता की प्रमुख पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। 84 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 85 नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बी है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, सी है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, और डी है बच्चे को दंड देकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 85 का होगा, बी ऑप्शन 85 का होगा, बी ऑप्शन, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्या होगा? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। यह है 85 का राइट आंसर, बी ऑप्शन, यानी अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक, 85 का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बी है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, सी है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, और डी है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए, 86 का राइट आंसर होगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त होगी? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 87, शेम यानी शर्मिंदगी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली तरीका है। मतलब शर्मिंदगी ये कोई प्रभावशाली तरीका है, बताइएगा। ठीक, ऑप्शन बी है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, सी है शर्मिंदगी का संज्ञान, देखिए यहाँ पर डॉट 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 है, पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, शर्मिंदगी। अब आपको यहाँ से प्रश्न उठाना है, शर्मिंदगी फिर डॉट डॉट डॉट। अब ये प्रश्न बी ऑप्शन यहाँ पर लगाइए, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सी लगाइए, कौन सा होगा? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। डी लगाइए, शर्मिंदगी का संज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से हर एक पॉइंट को उठा करके, हर एक ऑप्शन को उठा करके ये डॉट 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 है आगे रखिए, देखिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा। ठीक है, सी टेट में प्रश्न आ चुका है, ये सी टेट में प्रश्न इस तरह के आ चुके हैं। तो देखिए, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, 87 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा, जो शर्मिंदगी है इसका संज्ञान पर नकारात्मक कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, नकारात्मक। तो 87 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 88 नंबर, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ऑप्शन ए है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, और डी है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो। 88 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डॉट 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 चरण को दर्शाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है प्रथागत, बी है उत्तर प्रथागत, सी है प्रथापूर्व, डी है अमूर्त संक्रियात्मक। तो 89 का राइट आंसर नोट कीजिए, प्रथागत। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा प्रथागत। याद रखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर, एक कार्य के दौरान अर्चिता स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के अभाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ठीक,
इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक है क्या दर्शाता है। ठीक, इस प्रश्न को आप कम से कम 2 से 3 बार इस प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा, ऑप्शन ए दे रहे हैं, ऑप्शन ए है आत्मकेंद्रिता, बी है स्वनियमन, सी है मनोवैज्ञानिक विकार और डी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो 90 का राइट आंसर होगा, 90 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, स्वनियमन। याद रखिएगा कि एक कार्य के दौरान अर्चिता स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार से प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक है वो स्वनियमन को प्रदर्शित करता है, स्वनियमन दर्शाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है 91, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन ए है बारंबार परीक्षाएं, बी है आधारित प्रतिस्पर्धाएं, सी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, डी है अन्वेषण और संवाद। तो 91 का राइट आंसर होगा डी, अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट 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 के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, बी है सांस्कृतिक उपकरणों, सी है गुणारोपण, डी है संतुलीकरण। तो देखिए 92 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सांस्कृतिक उपकरणों, सांस्कृतिक उपकरणों। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है 93। अब क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट 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 के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए है स्कीमा ऑब्लिक मनोबंध, बी है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, सी है मनोवैज्ञानिक उपकरणों और डी है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो 93 का राइट आंसर होगा स्कीमा, 93 का राइट आंसर होगा स्कीमा मनोबंध। ठीक, स्कीमा मनोबंध जो है राइट 93 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन ए है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, बी है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, सी है मंदित छात्र और डी है विकलांग छात्र। तो देखिए इस क्वेश्चन का 94 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, दिव्यांगता। ठीक, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 95 नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 95 नंबर, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, जन्म से किशोरावस्था तक की बात कर रहे हैं कि बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ऑप्शन ए है मूर्त, बी है मूर्त अमूर्त सांवेदिक, बी है अमूर्त मूर्त सांवेदिक, सी है अमूर्त सांवेदिक मूर्त और डी है सांवेदिक मूर्त अमूर्त। तो देखिए 95 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। ठीक, ये जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास, ठीक है, का क्रम है सांवेदिक मूर्त फिर अमूर्त, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है 95 का। अगला देखते हैं 96, निम्न में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, बी है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, सी है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक और डी है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। तो देखिए 96 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, 96 का याद रखिएगा, 96 का राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 97 का। 97 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती उसे क्या कहते हैं। वयस्कता के संक्रमण की पहल करती उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है पूर्व क्रियात्मक अवधि, सी है बाल्यावस्था की समाप्ति, डी है किशोरावस्था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 97 नंबर है, इसका राइट आंसर किशोरावस्था होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है, किशोरावस्था। ठीक, तो वह अवधि यानी किशोरावस्था, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर, निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शन ए है पृथक्करण, बी है समावेशी शिक्षा, सी है मुख्य धारा शिक्षण और डी है एकीकृत शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 99 है डॉट डॉट डॉट, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए है
मुख्य धारा शिक्षा, बी है विशेष शिक्षा, सी है बहु सांस्कृतिक शिक्षा और डी है समावेशी शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। 99 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, समावेशी शिक्षा। राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन ए है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बी है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, सी है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और डी है पूछने से रोकना चाहिए। तो देखिए पूछने के लिए प्रेरित ही करना चाहिए, ठीक है। तो 100 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 100 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 101, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है क्या। ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, बी है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी है टर्नर सिंड्रोम, डी है विल्सन सिंड्रोम। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 102, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्या क्षेत्र है। ऑप्शन ए है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और डी है आपका डी है यहाँ पर देखिएगा केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 102 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अगला प्रश्न 103, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है सीखने में स्थानांतरण, बी है सीखने में पठार, सी है सीखने की विधियां और डी है सीखने में रुचि। तो 103 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, सीखने में स्थानांतरण। सीखने में स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 104 नंबर, 104 नंबर है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए स्मृति, बी है चिंतन, सी है सीखना और डी है प्रेरणा। तो 104 का राइट आंसर होगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है, सीखना, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है स्तंभाकृति, बी है आवृत्ति बहुभुज, सी है संचयी आवृत्ति और डी है रेखा चित्र। तो 106 नंबर का राइट 105 का नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, स्तंभाकृति। स्तंभाकृति याद रखिएगा, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जब स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्तंभाकृति कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तंभाकृति। 105 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर है 106, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन ए है शैशव अवस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 106 का किशोरावस्था में। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो वो है राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 107 नंबर है, अधिगम में डॉट 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 ने प्रभाव का नियम दिया, ठीक है। अधिगम में डॉट 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 ने प्रभाव का नियम दिया। तो 107 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए है पावलोव, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक और डी है वॉटसन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 107 नंबर का राइट आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम में प्रभाव का नियम दिया है। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया। प्रभाव का नाम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं 107 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 108 नंबर, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षा, बी है विषय केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा और डी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा। 108 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा जो है सबसे बड़ा योगदान है किस क्षेत्र में, बाल केंद्रित शिक्षा में। 108 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 109 नंबर, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ठीक है, निम्न में से किस विधि के सोपान हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, निम्न में से किस विधि के सोपान है। ऑप्शन ए है निगमन विधि, बी है अंतर्दर्शन विधि, सी है आगमन विधि और डी है बहिर्दर्शन विधि। तो 109 का राइट आंसर होगा आगमन विधि, आगमन विधि। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। याद रखिएगा कि ये सभी जो है किस विधि के सोपान है, आगमन विधि के। 109 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है देखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यवहारात्मक सिद्धांत, बी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और डी है विकास का मनोसामाजिक
सिद्धांत। तो देखिएगा अल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे हैं, अल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा। 110 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 111 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, असफलता की बात कर रहे हैं कि असफल हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कल्पना, बी है ध्यान, सी है स्मृति, बी है विस्मृति। तो राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, विस्मृति। क्या कहते हैं इसको? विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति। ठीक, ये थे 111 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 111 महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक, आपके 111 में कितने सही हुए, कितने सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के 100 के ऊपर ही होंगे, 100 के ऊपर ही होंगे। ठीक है, अगर कुछ कम होते हैं तो ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीडीपी की प्लेलिस्ट कंप्लीटली वॉच कीजिए। ठीक है, एक दिन में पूरी प्लेलिस्ट आपसे खत्म हो सकती है। ठीक है, सुबह बैठिए और शाम तक सारी प्लेलिस्ट साफ कर दीजिए। ठीक, आप लोग देख डालिए और इनके नोट्स बना लीजिए। इतने क्वेश्चंस में, ठीक है, इतने क्वेश्चंस में जितनी भी सीडीपी की प्लेलिस्ट है, जो भी प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, ये शायद 8th नंबर प्रैक्टिस सेट या 9th नंबर होगा। ठीक, तो इतने प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो सीडीपी आपकी कंप्लीटली रिवाइज हो जाती है। 111 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए और 100 नंबर के, सॉरी 100 क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन के 2 वीडियो हैं। 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के 2 वीडियो और भी हैं। ठीक, और इससे पहले 30 एमसीक्यूज और भी वीडियोस हैं। इन सभी वीडियोस को अगर आप लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, ठीक है, तो आपका सीडीपी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट की जो है वीडियो जरूर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में मैं डिटेल्ड वीडियो, ठीक, और थ्योरी की जो वीडियो है वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा सॉल्व किए, जो जितना भी है आपका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ हम जो है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी थॉर्नडाइक के बारे में हम लोगों ने बात की है। ठीक है, थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान। ये कब लिखी गई? शिक्षा मनोविज्ञान। आपको ये भी याद रखना है, थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि 1913 में लिखी गई। शिक्षा मनोविज्ञान ये नाम से ही है, 1913 में लिखी गई, 1913 में, और इसमें सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में लास्ट में। ठीक है, लास्ट में अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर थक चुके हैं तो थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, 2 से 3 मिनट में जल्दी से कवर कर दे रहा हूँ, तो इन्हें भी आप लोग अपने नोट्स में नोट रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा, थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उनके अन्य नाम क्या है, जरा देखिएगा। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत याद रखिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत याद रखिएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे क्या बोलते हैं? SR बॉन्ड। क्या बोलते हैं? SR बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक, संयोजनवाद का सिद्धांत बोलते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, अधिगम का बंध सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम का बंध सिद्धांत। और आवृत्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे वो कितने थे? 2 थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। ध्यान से सुनिएगा, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। ठीक है, मुख्य नियम आपके 3 थे। ध्यान से देखिएगा, थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं, देखिएगा, ये थॉर्नडाइक के जो नियम है वो 2 हैं। एक तो आपका मुख्य नियम है, यहाँ पर याद रखिएगा, मुख्य नियम कर लीजिए, और इसको गौड़ नियम कर लीजिए, गौड़ नियम। ठीक है, तो जो मुख्य हैं ये कितने हैं? 3 हैं, और ये जो गौड़ है ना, ये कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मुख्य नियम है कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। ये हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 है। कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक, और जो गौड़ नियम कौन कौन से हैं? 5 हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 है। कौन कौन से हैं? बता दे रहा हूं। बहुप्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया। दूसरी है मनोवृत्ति, तीसरी है आंशिक क्रिया, चौथी है आत्मीकरण, और 5वीं है सहचर्य। ठीक है,
तो ये थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं, ठीक है, मैंने ऐसे आपको ओरली बता दिया है। जो इसकी डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, हम लोग उसको भी जरूर देखेंगे पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है, स्लाइड के फॉर्म में जरूर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक। तो देखिएगा जरा यहाँ पर स्किनर के बारे में है, कुछ स्किनर के बारे में है, नोट कीजिएगा। स्किनर का जो सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को इसको बोलते हैं आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। और जो पावलाव हैं, ठीक है, इन रूसी मनोवैज्ञानिक है, 1904 में इन्हें नोबेल मिला है, ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक। और साथ ही साथ जो इनके सिद्धांत है उनको याद रखिएगा, क्लासिकल थ्योरी, ठीक, एस प्रकार का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ मैंने फैक्ट आपको बता दिए हैं, ठीक, कुछ फैक्ट मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।